हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जलवायु से रिलेटेड टॉपिक को, जो कि सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपको ज़रूरी होगा। तो जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ और जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन सभी के PDF की लिंक्स जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहाँ से भी मेरे जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले तो ये समझो, भारत की जलवायु किस टाइप की है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय ऐसा क्यों है? अब ये समझो, जो हमारा भारत है वो कुछ इस तरह से है। ओके, इस तरह से है। हाँ, ये आया और ये वाला हिस्सा आपका ये वाला है। यहाँ पर राजस्थान, गुजरात एंड ये। ओके, सो इस तरह से आएगा ये पूरा आपका भारत का देश। सो ये भारत देश में हम क्या देखते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु का कारण है वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या हमको दिखाई देता है, थोड़ा सा गर्म मौसम दिखाई देता है। गर्म मौसम भारत में कैसा मौसम है? गर्म मौसम है। और इसमें हम ये देखते हैं इन उष्णकटिबंधीय के कारण क्या होता है, अलग अलग प्रकार के आपको वन भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर कितने टाइप के मौसम होते हैं, कितने टाइप की जलवायु होती है, सबसे पहले वो समझो। जलवायु कितने प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है? जलवायु 3 टाइप्स की यहाँ पे होती है। कौन कौन सी? एक तो गर्मी वाली होती है। ओके, गर्मी वाली होती है, ठंड होती है और बरसात होती है, यानी कि मानसून होता है। ये होती है जलवायु। जलवायु का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जो मौसम या ऐसे कुछ वातावरण की परिस्थितियां जो लंबे समय तक रहती है और बड़े जो क्षेत्रफल है उसको कवर करती है और लंबे समय तक रहती है, तो इस टाइप के मौसम को हम लोग बोलते हैं जलवायु। इस तरह की वातावरण परिस्थितियों को बोलते हैं हम लोग जलवायु। तो जलवायु कितने टाइप की हो गई? गर्मी हो गई, ठंड हो गई और मानसून हो गया, जो बरसात का मौसम हम बोलते हैं। गर्मी में क्या होता है कि तेज धूप होती है, क्योंकि ये कर्क रेखा पर है हमारा भारत देश, जिसके कारण क्या होता है, सीधी धूप यहाँ पर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ गर्म मौसम हो जाता है। और ठंड किस कारण से होती है? यहाँ पर हम लोग हिमालय पर्वत देखते हैं, ठीक है। और यहाँ हिमालय पर्वत जो है ये क्या करता है, यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है उसको रोकने का काम करता है, जिसके कारण यहाँ पे बर्फबारी होती है। इधर से आने वाली ठंडी हवाएं जो होती है उनको सबको रोकता है यहाँ से, ठीक है। जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होती है। और इस बर्फबारी के कारण क्या होता है, जब जैसे ये ठंडी ठंडी हवाएं, जो बर्फ वाली ठंडी हवाएं हमारे भारत देश में प्रवेश करती हैं, तो ये पूरे मौसम को ठंडा कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड का मौसम हो जाता है। ओके, एंड मानसून किस प्रकार का होता है ये समझो। मानसून इस प्रकार का होता है कि जब यहाँ पर अपनी जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली शाखाओं में हमको यहाँ पर ये 2 भागों में इस तरह से हवाएं हैं वो बटती हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक तो आती है बंगाल की खाड़ी से मानसून और एक आता है आपके अरब सागर से मानसून। बस ये बात याद रखना कि कितने टाइप की बारिश जो है वो हमारे भारत देश में होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो जो मानसून है वो 2 प्रकार से होता है। आपका अरब सागर की शाखा होती है एक मानसून की, और एक होती है बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा। बंगाल की खाड़ी, जब ये वाली शाखा और ये वाली शाखा दोनों आती है भारत में, तब क्या करती है, आपस में टकराती हैं। और यहाँ पर क्या है, पश्चिम के पहाड़ हैं जो कि यहाँ पे बरसात करने का काम करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र क्या करती है, इन मानसून हवाओं को रोकती है, जिससे महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश होने लग जाती है, बरसात होती है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा कहाँ पे बारिश करेगी, आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में। ये वाले जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, बीच के मध्य प्रदेश हो गया आपका,
है ना। और यहाँ के पश्चिम बंगाल वगैरह क्षेत्र जो हो गए, उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, तो ये वाले क्षेत्रों में कहाँ से बारिश होगी, आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होगी और अरब सागर की शाखा से यहाँ पर बारिश होगी। तो इस तरह से जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर दोनों, देखो ये बात ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो है अरब सागर की शाखा से भी होती है कहीं ना कहीं, और बंगाल की खाड़ी। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलवायु जो है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक देखो, तो सबसे पहली कारक आता है अपना अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा कौन सी है, अपनी कर्क रेखा। ओके, सो जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे पहले कारक आ गया आपकी कर्क रेखा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्क रेखा है वो क्या करती है, भारत में गर्म जलवायु को पैदा करने का सबसे बड़ा कारण कर्क रेखा है। ठीक, इतना आया समझ में। आप देखो ऊंचाई, सेकंड क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी ऊंचाई होगी आपकी, हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत होने के कारण भारत देश में क्या होता है, जो बाहर से जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोकने का काम करता है। वहाँ पे क्या होती है, फिर बर्फबारी होती है, जो हमारी कश्मीर लद्दाख जैसी जगह है जहाँ पे होगी, वहाँ पर क्या होगा, अब वहाँ पे बर्फबारी होती है और वहीं बर्फबारी से हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश करती हैं। तो हिमालय पर्वत हो गया ऊंचाई में। थर्ड थिंग हम लोग देखते हैं समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, देखो अभी भारत है, भारत देश क्या होता है यहाँ से देखना। ठीक है, ये मैं एक नॉर्मल से बता देती हूँ, है ना, ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, भारत में हम लोग देखते हैं जो यहाँ से समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है ना, यहाँ से आता है पूरा क्या है, समुद्र। समुद्र आप क्या लिखेगा। अब जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे ये वाले प्रदेश हो गया आपके, दिल्ली हो गया या फिर मध्य प्रदेश हो गया, ओके, यहाँ हरियाणा वगैरह जो आपकी पंजाब हो गए, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है भारत के अन्य राज्यों की, वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हमको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, समुद्र से ये पास वाले हो गए राज्य, और जो दूर हैं उनमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हमको इसी कारण से दिखाई देता है कि क्यों, क्या है, समुद्र से दूर है। तो समुद्र से दूरी भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है जलवायु को। इसके बाद हम फोर्थ चीज़ देख लेते हैं, उच्चावच। उच्चावच कैसे है, उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा होना, नीचा होना। मीन्स यहाँ पर क्या हमको दिखाई देते हैं, पश्चिम में इस तरह से घाट है, पश्चिम के घाट, यहाँ भी पूरे क्या है, पश्चिम के घाट है। कैसे कैसे, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई भौगोलिक विस्तार में, क्या क्या बताया था। पश्चिम घाट है यहाँ पर, जो कि क्या करते हैं, यहाँ से आने वाली अरब सागर की शाखाएं जो है उनको रोकती है यहाँ पर, और यहाँ पर बारिश करने का काम करती हैं ये। और यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पठार होते हैं, मध्य भूमि वाला पठार, यहाँ पर होते हैं मैदान, यहाँ पर हो गए पर्वत, यहाँ रेगिस्तान। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपके जलवायु नियंत्रण में बहुत बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पश्चिम के पठार हो गए, ये पूर्वी घाट हो गया पूरा, ओके, इस तरह से होता है पूरा। ये मैदानी इलाकों में क्या होता है, मैदानी इलाके थोड़े नीचे हो जाते हैं, नीचे हो जाने से क्या होता है, यहाँ पर गंगा नदी है और आपकी जो यमुना नदी है यहाँ से होकर बहती है, और क्या उपजाऊ भूमि का निर्माण करती है। तो नीचा हो जाने के कारण, ये मैदानी भाग नीचा हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको कैसा उमस दिखाई देता है। उमस वाले इलाके यहाँ पर हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। कैसा उमस, मीन्स वातावरण में हमको ज़्यादा नमी दिखाई देती है। ठीक, और जो ये वाले देश हो गए आपके, जो केरल एंड यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हमको गर्मी दिखाई देती है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, समुद्र के पास होता है एकदम बिल्कुल ये वाले क्षेत्र। एंड ये जो मध्य भूमि का पठार है, यहाँ पर कैसी जलवायु हमको दिखाई देती है, बिल्कुल सम जलवायु दिखाई देती है ना। ये यहाँ पर किस तरह से दिखाई देगी आपको, बिल्कुल ही सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब क्या है, ना ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पर, ठीक है। मध्य भूमि जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है आपका, वहाँ पर क्या होता है, हम जहाँ मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, एमपी में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जलवायु कैसी है, यहाँ पर बिल्कुल सम जलवायु है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा ठंड रहती है, ना ज़्यादा ही मानसून है। यहाँ पर मानसून कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, आपका पूर्वी वाले क्षेत्रों में। हम क्या देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वाले जो क्षेत्र है, मेघालय, मणिपुर, ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हमको दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र दिखाई देते हैं।
वहीं अगर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी जगह पर आ जाते हैं, कहाँ पर, रेगिस्तान आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। जो राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा गर्मी आपको दिखने को मिलती है। कच्छ, ठीक है, गुजरात का जो कच्छ हो गया, यहाँ पे गर्मी दिखाई देने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल हिमालय पर्वत है और बर्फबारी होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड होती है। एंड जो आपका मध्य भारत का पठार है, यहाँ बिल्कुल सम जलवायु होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो सारी जगह पे आपको क्या दिखाई देता है, अलग अलग प्रकार की जलवायु दिखाई देती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चल ठीक है, आ जाएगा उच्चावच पे। उच्चावच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे भारत में जलवायु को नियंत्रण करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, इसमें ये बताया गया है, जो हिमालय पर्वत और उत्तरी भारत में जलवायु को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो होता है हमारा, यहाँ पर आपको क्या बताया मैंने, यहाँ से ठंडी हवा को रोकने का काम करता है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता है, चलो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये हिमालय पर्वत नहीं है ना, कुछ नहीं है वहाँ पर पर्वत वगैरह, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी मध्य एशिया से आने वाली जो भी ठंडी ठंडी हवाएं होती है ना, वो डायरेक्टली कहाँ आती, पूरे भारत में आती। ये बात समझ लो, ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है, यहाँ पूरे भारत में क्या होती, बर्फबारी होती, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता। एशिया से जो आने वाली हमारी जो ठंडी हवाएं हैं, वो क्या करती, पूरे भारत में पूरा ठंड का मौसम कर देती, बर्फबारी होती बहुत ज़्यादा। हिमालय पर्वत क्या करते हैं, इन हवाओं को रोकने का काम करते हैं, और इन जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश होने से रुक जाती हैं, जिससे क्या हमारे भारत में एक सम जलवायु का निर्माण हो जाता है। ओके, सो इतनी बात आई आपको समझ में। अब हम लोग आगे आते हैं। जब मानसून वापस जाता है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून ये वाला जो है आपका दक्षिण से और पश्चिम से आता है, जो मानसून आपका अरब सागर की खाड़ी से, ये जब वापस लौटता है तब भारत में अधिकांश वर्षा होती है और जून की शुरुआत में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर पहुंचता है। ये यहाँ पर जो दक्षिणी सिरा है प्रायद्वीप का, वहाँ पर पहुँचता है, और यहाँ पर बारिश करने का काम भी आपका अरब सागर करता है। और मैंने बता दिया आपको, बंगाल की खाड़ी भी एक प्रकार की क्या है, वर्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं। अब हम लोग कुछ जो है वृक्षों के प्रकार देख लेते हैं। जो वर्षावन है, वृक्षों के प्रकार है, देखो अब इतनी सारी, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे जलवायु होती है ना, वैसे ही वनस्पतियाँ और वन हमारे यहाँ पर क्या है, उगने लग जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा मानसून वाले क्षेत्र हैं, मानसून वाले क्षेत्रों में क्या होती है, उस प्रकार की वनस्पतियाँ उगने लग जाती है जो मानसून को झेल सके, ठीक है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। ऐसे पेड़ हमको ज़्यादा, ऐसी वनस्पतियाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिल जाएगी। अब हमको जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ही कम वर्षा हो रही है वहाँ पे, बहुत ही कम आपको पानी मिल रहा है, तो ऐसी वनस्पतियाँ वहाँ पे उग जाएंगी जो कि क्या करती है, सबसे कम से कम जो है जल वाले क्षेत्रों में उग सके, वहाँ सर्वाइव कर सके। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस किस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें वनों में, इसको रख लेते, वनों के प्रकार, कितने टाइप के वन होते हैं। तो हमारे यहाँ पर होते हैं, देखो पहले बताती हूँ मैं, सदाबहार वन, सदाबहार वन, एक होते हैं पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, थर्ड टाइप के होते हैं कांटेदार वन, कांटेदार वन, फोर्थ टाइप के आपके होते हैं पर्वतीय वन, और फिफ्थ टाइप के होते हैं मैंग्रोव वन। अब समझते जाना इसको, ठीक है, कि किस किस टाइप के वन है। ये मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया, अब इसको देखो डिटेलिंग में आपको पूरे अच्छे से बता देती हूँ कि कौन कौन से जो पेड़ हैं, वनस्पतियाँ, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं। सबसे पहले हम लोग भारत का नक्शा वापस से बना लेते हैं, ताकि आपको समझने में जो है बहुत ही आसान हो जाता है नक्शे के थ्रू आपको, क्योंकि एग्जाम में तो कोई देखो नक्शा नहीं पूछेंगे, बट ऐसा है कि आप अगर इसको नक्शे के थ्रू पढ़ लेते हो ना एक बार, तो आपको बिल्कुल है ना दिमाग में छप जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जो आपकी वनस्पतियाँ वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, बस इतना आपको याद रखना है।
चलो आ जाओ, जो सदाबहार वन पर आते हैं ना, सबसे पहले हम लोग सदाबहार वन का मतलब ये है कि वो जो आपका जितनी भी जलवायु आ रही है, कितने भी मौसम आ रहे हैं, 12 मास जो है, 12 मास आपके कैसे होते हैं, 12 मास आपके कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल हरे भरे दिखाई देंगे, हरे भरे। ठीक है, सदाबहार वन वो होते हैं जो कि 12 मास आपके हरे भरे दिखाई देते हैं। अब आप ये सोचो कि ऐसे वन कहाँ पर मिलेंगे, सोचो उस चीज़ को कि जो सदाबहार वन है वो कैसे हैं कि 12 मास आपके हरे भरे हैं। तो ऐसी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर ये वन पाए जा सकते हैं। तो ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाएगी, आपकी समशीतोष्ण वाली सम जलवायु कहाँ होती है, सम जलवायु। ठीक है, ये कहाँ होती है आपकी सम जलवायु, मध्य भारत वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल सम जलवायु होने के कारण यहाँ पर आपको कैसे दिखाई देंगे वन, सदाबहार वन, बिल्कुल ऐसे सदाबहार देखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। अब मुझे ये बताओ कमेंट में बताओ या फिर बताओ मुझे कि जो सदाबहार वन है वो कौन कौन से, कि आप एमपी में रहते हो, आपको तो पता होना चाहिए सदाबहार वन कौन कौन से हैं, इसलिए कमेंट करके बताओ कि सदाबहार वन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जिससे आपका भी रिविजन हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज है उस चीज़ का। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर्णपाती वन पे। अब पर्णपाती वन क्या होते हैं, वो ऐसे वन होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो अपनी पत्तियाँ झाड़ते रहते हैं। ठीक है, झाड़ते रहते हैं मतलब क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जो जलवायु होती है वो इस टाइप की होती है, जैसे बसंत की जलवायु आती है आपकी। ठीक है, बसंत के पहले पतझड़ आते हैं। ठीक है, पतझड़ आते हैं, आपने सुना है पतझड़ का नाम। पतझड़ का मतलब होता है जो पेड़ होते हैं। ठीक है, ये पेड़ है, यहाँ पर बना के बताती हूँ, ये पेड़ है। ठीक है, हरा भरा है। अब ये क्या करता है, धीरे धीरे अपनी पत्तियों को गिराना शुरू कर देता है और गिरा करके क्या करता है, पूरा सूख जाता है इस तरह से। इसमें आप क्या, सिर्फ हमको इसकी जो है तने दिखाई देंगे पूरे इस तरह से, और शाखाएं दिखाई देंगी, और क्या होती है, इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से गिर जाएगी। ठीक है, पूरी तरीके से पत्तियां गिरा देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब बसंत ऋतु आती है तब क्या करते हैं, ये वापस से क्या होता है, इसमें पत्ते आते हैं, नए पत्ते जिनको बोलते हैं। ठीक है, नवीन पत्ते आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वापस से हरे भरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार के वनों को हम लोग बोलते हैं पर्णपाती वन, है ना, ये बात ध्यान रखना। ओके, आया इतना समझ में। तो भारत के कुछ हिस्सों में मीन्स यहीं पर कहीं पर आसपास में ही, जो मध्य भारत का जो है ना आपका क्षेत्र, यहीं पर आसपास इस टाइप के पेड़ आपको मिलते हैं। जो आपका नीम होता है, नीम भी कहीं ना कहीं हमको कैसा दिखाई देता है, पहले क्या करता है, पूरी पत्तियां हैं वो गिराता है, और जैसे मानसून आने वाला रहता है तब क्या करता है, वापस से पत्तियां आती हैं, उनमें निम्बोलियाँ आती हैं, इस टाइप से होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पेड़ होते हैं जो कि क्या कहते हैं, सदाबहार वन में ही कई बार ऐसे पेड़ हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, पहले पत्तियां गिराते हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं उनकी, और यही पत्तियां क्या करती है, फिर आगे डेवलप होती जाती है और हरा भरा पेड़ बन जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप के पेड़ पर आ जाओ। थर्ड टाइप की वनस्पति कैसी होती है, कांटेदार वन। अब कांटेदार वन का मतलब ये मैंने बताया आपको, पहले तो ये देखो कि ये पाए कहाँ जा सकते हैं। कांटेदार वन में क्या होता है, आपके कांटे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो पत्तियां होती हैं वो रूपांतरित होकर के कैसे बन जाती है, कांटे का रूप रख लेती है, कांटे का रूप रख लेती है। फिर तने जो होते हैं, तनों में क्या आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं। ठीक है, तने में कांटे मतलब वही हुआ ना, पत्तियां कांटे के रूप में बदल गई। ठीक है, तो पत्तियां कांटे के रूप में बदल, ऐसा क्यों हुआ है, पहले तो ये समझो, तो फिर आप समझ जाओगे कि वन कहाँ पा जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां इस तरह से होती हैं, और इन पत्तियों में क्या होता है, जल होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है, सूर्य है ये, और ये सूर्य का प्रकाश जब इस पत्ती पर पड़ता है तब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। स्ट्रोमेटा होते हैं, मैंने ये सारी बताई थी आपको। स्ट्रोमेटा से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, याद करो आप उस चीज़ को। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन हुआ। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, जो जल है वो हवा में जाता है इस तरह से भाप बन के। ठीक है, अब जैसे ठंडी जलवायु है अगर कहीं पर, या फिर मानसूनी जलवायु है, तो उस चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही पत्तियां वापस से क्या करती है, पानी को वापस ले लेती हैं जड़ों के माध्यम से। परंतु
ऐसी कोई सी जगह होती है जहाँ पर मानसून बहुत कम मिलता है, फिर ठंडी जलवायु बहुत कम होती है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो ऐसे स्थानों पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें आएंगी। बहुत ज़्यादा सूर्य की किरणें होने से इसमें वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही अधिक होगा। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने से जो वाष्प बन के जब पानी उड़ता है तो पत्तियाँ तो सूख जाएंगी, ऐसे में पत्तियाँ सूख जाएंगी, जिसके कारण क्या होता है, अब पत्तियों ने क्या अपना रूपांतरण कर लिया और रूपांतरण करके कांटों के रूप में हो गई। जब पत्तियां कांटे के रूप में, इस तरह से कांटे बिल्कुल होते हैं ना, उस टाइप से हो जाती हैं, तो इनमें वाष्पोत्सर्जन जो है वो नहीं होता है, या तो नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, फिर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें पानी की कमी जो है वो नहीं हो पाती है, और पत्तियां जो है या फिर पेड़ को जितना पानी चाहिए होता है उतना ही उसके पास पर्याप्त रूप में होता है। ठीक, आई समझ में इतनी बात। तो कांटेदार वन अब एक किस जगह पाए जाएंगे, अब ये खुद समझो, जहाँ पर गर्म ज़्यादा हो, गर्म मौसम ज़्यादा हो, गर्म जलवायु ज़्यादा हो, तो कहाँ पर ये गर्म जलवायु ज़्यादा होती है, तो आपके हो जाता है राजस्थान वाला क्षेत्र। राजस्थान वाला क्षेत्र है आपके, गुजरात के कच्छ वाला क्षेत्र, ठीक, यहाँ पर आपके क्या होंगे, पूरे जो कांटेदार वन है वो दिखाई देंगे। अब कांटेदार वन के उदाहरण बताओ मुझे एक एक करके, बताओ क्या क्या होते हैं कांटेदार वन के उदाहरण, कमेंट करो फटाफट। कांटेदार वन का उदाहरण होता है, देखो मैं बताती हूँ ना, नागफनी, नागफनी, कैक्टस, एलोवेरा, ये सभी किस में आते हैं, कांटेदार वन में। ठीक है, हो गया। चलो फोर्थ टाइप पर आ जाओ। फोर्थ टाइप आपका है पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन में क्या होगा, नाम से दिख रहा है आपको, पर्वत वाले वन है। पर्वतीय वन कहाँ पर होंगे, आपके पर्वत वाले क्षेत्र में, पर्वतीय इलाकों में, जो आपके पश्चिम घाट वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आपको ये वन दिखाई देते हैं, है ना। कुरनूल हो गया आपका, है ना, ये केरल वाली जगह है जो हो गई, ठीक, और ये हिमालय वाली क्षेत्र हो गए, शिमला वगैरह, शिमला में घूमने जाते हैं ना लोग, इन्हीं वनस्पतियों को देखने तो जाते हैं, इन पर्वतीय वनस्पतियों के कारण कैसे दिखाई देते हैं हमको, ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल दिखाई देते हैं ना, ये आपने देखा होगा इस तरह से, और ये पत्तियां होती हैं यहाँ पर बिल्कुल लंबी सी, ऐसे तीखी तीखी सी, इस तरह से पत्तियां हमको दिखाई देती है, ये इस तरह से, ठीक, इस तरह से दिखाई देती है, ये इस तरह की पत्तियां दिखाई देती है, लंबी सी एंड तीखी सी कोनों पे। तो ये पर्वतीय वन हो गए, जो कि कहाँ कहाँ दिखते हैं हमको, शंकु टाइप वन, ठीक है, शंकुधारी वन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमको इनको, शंकुधारी, इसे शंकु के रूप में होते हैं। अब बताओ ये शंकु के रूप में क्यों होते हैं, सारे वन तो ऐसे होते हैं हमारे, ऐसे गोल गोल दिखते हैं या फिर इस तरह से होते हैं, ठीक, इस तरह से होते हैं, बट ये वाले पर्वतीय वन में ऐसे क्या खास होता है कि शंकु के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसलिए ऐसे होते हैं क्योंकि जैसे बर्फ गिरी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, बर्फ गिरती रहती है, जैसे शंकुधारी वन में क्या होता है, ये जो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं तो ये ठंडी इलाकों में होते हैं, यहाँ पे बर्फ गिरती रहती है। अब क्या ये बर्फ यहाँ पे टिक पाएगी ज़्यादा देर तक, नहीं टिकेगी, ये छत नुमा होते हैं ना, इस तरह से होते हैं ये शंकु के आकार के, जिसके कारण क्या होती है, बर्फ फिसल जाती है इसके ऊपर से, इस तरह से बर्फ पूरी फिसल जाएगी, इसलिए इसका आकार इस तरह से होता है पर्वतीय वनों में। और अगर इस टाइप के वन हो तो क्या यहाँ तो बर्फ बिल्कुल ऐसा जम जाएगी, तो पर वो तो पूरा वनस्पति खत्म हो जाएगी ना आपकी। तो अगर ज़्यादा यहाँ पर बर्फ जम गई, देखो मेरे पास पत्तियाँ क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण करने के कारण क्या होता है इनमें, देखो ये पत्ती है, प्रकाश संश्लेषण करती है। अब अगर यहाँ पर बर्फ जम गई तो क्या प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसे शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरी पत्तियां देखो यहाँ पे क्या ऐसी नुकीली हो गई, ये इसका नोक जो है ऐसी नुकीली हो गई, जिसके कारण क्या होता है, सारी बर्फ जो है यहाँ से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण ये क्या है, वापस से खुल जाती है पूरी पत्तियां, और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण वो अच्छे से कर पाती हैं। ठीक, आया समझ में। फिफ्थ वाले पर आ जाओ, मैंग्रोव वन। तो देखो मैंग्रोव वन में अब क्या होगा,
मैंने आपको बताई थी गंगा नदी के बारे में। क्या बताया था मैंने आपको गंगा नदी के बारे में? बहुत सी चीज़ें बताई थी मैंने, तो भाई क्या क्या बताया था अब देखो। एक मैंने लास्ट वाली चीज़ बताई थी, और वो बताई थी मैंने, जब गंगा नदी यहाँ से निकल करके जब यहाँ पर पहुँचती है आपकी पश्चिम बंगाल की तरफ, है ना, और यहाँ पर तो क्या करती है, यहाँ पर बताओ क्या करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा बोला था ना ये मैंने बात आपको, डेल्टा बनाती है। यहाँ से आने वाली नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं, यहाँ से आने वाली भी, है ना, ये सभी क्या कर रही है, यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है। इन डेल्टा के कारण मैंने आपको बताया था कि क्या बनते हैं यहाँ पे, सुंदरवन। सुंदरवन, सुंदरवन के कारण इसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा। ठीक आया समझ में? अब सुंदरवन क्या होते हैं, ऐसी जगह है ये वाली जहाँ पे क्या होती है, जो नदी है वो बहुत सी शाखाओं में बढ़ गई है ये यहाँ पर, और इन शाखाओं में बंटने के कारण यहाँ पर जो है बहुत ही दलदल वाला इलाका बन गया पूरा। ये वाला इलाका कौन सा है आपका, दलदली, दलदली इलाका। दलदली इलाका बन जाने के कारण बहुत ही ऐसे कीचड़ टाइप जिसको बोलते हैं ना, कीचड़, दलदल, सुना होगा नाम आपने ये सब। तो ये दलदली टाइप जमीन हो जाने के कारण यहाँ पर आपको मैंग्रोव वन दिखाई देते हैं। कैसे वन दिखाई देते हैं, मैंग्रोव वन। यहाँ पर पाए जाने वाले वन को बोलते हैं हम लोग मैंग्रोव वन, सुंदरवन जो है आप बोलते हो उसको। और ये कैसे क्षेत्रों में, डेल्टा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा, देखो क्या करती है नदी, यहाँ से आपकी शिल्प निष्ठ और सारी निक्षेप मिट्टी वगैरह ये सारी बहा कर ला रही है यहाँ से। ये सब बहा कर लाने के बाद ये क्या करती है, यहाँ पर जमा कर देती है सारी मिट्टी वगैरह गाद, और ये सब जमा करते जाती है, और नदी वहाँ से आती जाती है, गंगा नदी, और यहाँ पर पूरा इस तरह से जमा हो जाता है पूरा पानी और मिट्टी, जिससे यहाँ पर दलदली ज़मीन बन जाती है, और वहाँ पे मैंग्रोव वन मिलते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा ये इस पॉइंट में। तो ये आपके डेल्टा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं जो कि दलदली इलाके होते हैं। ओके ठीक, इतना आया समझ में? तो ये सारी जलवायु हो गई हमारी। तो देखो क्या क्या फैक्टर यहाँ पर आपको काम देते हैं, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको जो भौगोलिक विस्तार करवाया है उसमें मैंने आपको अपवाह तंत्र जो है उसमें करवाया है, जो हिमालय पर्वत है, गंगा नदी है, ठीक, राजस्थान वाले इलाके, यही सारे जो आपके जो भौगोलिक विस्तार है पूरा भारत का, वो कहीं ना कहीं जलवायु पर नियंत्रण रख रहा है। इतनी बात आई आपको समझ में? और जलवायु जो है वो कहीं ना कहीं किस पर प्रभाव डालती है, आपके वनस्पति के प्रकारों पर प्रभाव डालती है। जिस तरह की जलवायु हमको भारत में दिखाई देती है जिस क्षेत्र में, उस टाइप के वन हमको दिखाई देते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर कैसा है, गर्म जलवायु होने के कारण हमको नागफनी, कैक्टस, एलोवेरा जैसे पौधे मिलते हैं यहाँ पर। मध्य भारत क्षेत्र में बहुत ही सम जलवायु हो जाने के कारण मानसून भी होती है, गर्मी भी होती है, ठंड भी बराबर पड़ती है, जिसके कारण क्या होते हैं यहाँ पे सदाबहार वन हमको देखने को मिलते हैं। देखो, और मैंग्रोव वन आपके, हाँ एक बार और याद रखना कि मैंग्रोव वन आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी में मैंने आपको बताया था नदी है, द्वीप होते हैं कई सारे। और क्या होता है यहाँ पर, मानसून बहुत ज़्यादा, आपको पता है आपको कहाँ पर होता है, आपके मेघालय, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, मानसून बहुत ज़्यादा होता है। मानसून होने के कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण दलदली इलाके भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके जलवायु वनस्पति के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। ठीक, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है समझते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहे ना सारे, तो आप कोई भी एमसीक्यू बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसको बुक से भी पढ़ते रहिएगा, और रिविजन करने के लिए वीडियोस देख लीजिएगा, और समझ में अगर कुछ नहीं आता है इसके बाद भी तो हमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।